हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, 11th क्लास में हम पढ़ते हैं इसे केमिस्ट्री में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं मैटर की बात कि मैटर क्या होता है। ठीक है, देखो मैटर, अब ये सब तो हम जो है 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग मतलब ऐसी कोई भी चीज जो क्या करता है, स्थान घेरता है और कुछ ना कुछ जिसका मास होता है। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव एनी मास। हाँ, कुछ ना कुछ उसका मास जरूर होना चाहिए, जैसे अपने आसपास की चीजें। अब देखो मैटर जो है मेनली जो है तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हो गई अपनी सॉलिड स्टेट, है ना। दूसरी हो गई अपनी लिक्विड स्टेट, और फिर आती है हमारी गैसियस स्टेट। ये अपनी मेनली तीन स्टेट होती हैं जो अपन अपने सिलेबस में है, जो अपने को पढ़नी है। प्लाज्मा वगैरह वो अपने को अभी नहीं पढ़नी है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैसियस ये तीन स्टेट है। और ये कैसे डिफाइन होता है कि कौन सॉलिड होगा, कब लिक्विड होगा, कब गैसियस होगा। तो इसके लिए अपने पास दो टेंडेंसीज होती हैं ना। दो टू टेंडेंसीज हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैटर है वो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो दो टेंडेंसी कौन कौन सी है। सबसे पहला आता है अपना म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन वाली टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन जिसे मैं एम ए लिख सकता हूँ, इसका मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स। अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स, अगर मोलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तब क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स वाली टेंडेंसी। ठीक है, दूसरे आ जाती है अपनी एस्केपिंग टेंडेंसी। क्या होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केप, एस्केप से मतलब समझते हो, भाग जाना, है ना। एस्केपिंग टेंडेंसी जिसको मैं ई टी से डिनोट कर लेता हूँ। इसका मतलब होता है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच अदर, यानी मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से दूर भागेंगे ना, गेट अवे। बात आती है समझ में। अब देखो, मान लो कि म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी एम ए का जो टेंडेंसी है वो एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत ज्यादा है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा। और वो मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहते हैं। तो इस केस में जो अपनी स्टेट मिलती है वो कौन सी होती है, सॉलिड, है ना। अगर मैं बात करूं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा है, तो उस टाइम पे भी अपनी जो स्टेट मिलती है वो होती है लिक्विड स्टेट। ठीक, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या हो जाए, एस्केपिंग टेंडेंसी से कम हो जाए, यानी मोलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहना चाहते हैं, वो भाग जाना चाहते हैं, दूर दूर रहना चाहते हैं, तो वो हो जाती है अपनी गैसियस स्टेट। ठीक है, तो अपने को पढ़ना है गैसियस स्टेट के बारे में। ये पूरा चैप्टर जो है अपना वो गैसियस स्टेट की स्टडी करेगा। ठीक है, देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अपना वाटर है ना। वाटर अगर तुम देखोगे कि ये अपना कहाँ पर क्या मिलता है, लेस टेम्परेचर, मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर अपना किस स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आइस रहती है ना। आइस, तो ये हो गया कौन सी, सॉलिड स्टेट। और अगर मान लो इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ले लेता हूँ ना, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस में, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि एक्चुअल में वाटर रहता है, तो ये हो गया अपना लिक्विड फॉर्म में। ठीक, और ये मैं प्रेशर को एक 1 atm है ना सेम लेके चल रहा हूँ, प्रेशर की बात बाद में करेंगे। अब मान लो ये कितना मैंने 110 डिग्री सेल्सियस पे लिया, तो अब ये किस में, गैसियस फेज में अपने को देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि उस टाइम पे अपने को क्या मिलती है, इसकी वेपर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि हायर टेम्परेचर पे अपने को क्या देखने को मिलता है, गैसियस स्टेट देखने को मिलती है मॉलिक्यूल्स के, मतलब वाटर की गैसियस स्टेट अपने को देखने को मिलती है हायर टेम्परेचर पे। तो जनरली अपन जो गैसियस स्टेट देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, हायर टेम्परेचर्स पर। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर करेंगे, और यही वो चीजें हैं जो अपने को आगे काम आने वाली हैं। तो क्या हो गई, अपनी हेडिंग डाल लेते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल, है ना, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम
मेजर कर सकते हैं। मेजर इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, सबसे पहली बात आती है अपनी, वो होता है मास, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। ठीक है, मास को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी गैस का मास कैसे मेजर करोगे? देखो अपने पास, अपन कभी देखा होगा क्या होता है, गैस सिलेंडर। ठीक है, गैस सिलेंडर, ये कम हो गया है। गैस सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर भी लिखा रहता है कि इसमें गैस का इतना मास है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मान लो क्या हुआ, तुम्हारे पास एक खाली सिलेंडर है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास खाली सिलेंडर है। अभी इसका कुछ वेट है W1। मैं क्या करता हूँ, अब इसमें गैस भरता हूँ, है ना। गैस भरी तो ये हो गया मेरा सिलेंडर, जिसमें अभी क्या है, गैस है। वेट किया इसको तो हो गया W2। तो यहाँ पर अगर मैं मास ऑफ गैस की बात करूं, मास ऑफ गैस की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है टोटल वेट है, उसमें से जो खाली था वो घटा देंगे, W2 माइनस W1। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ गैस। ठीक है, मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। मास तो मेरे को पता पड़ गया, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस, m ऑफ द गैस। गैस कुछ भी हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट तो अपन निकाल ही सकते हैं आराम से। चलो, तो ये हो गई मास की बात। दूसरी जो हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं। चलो, ये देखो, या फिर उससे पहले अपन वॉल्यूम की बात कर लेते हैं ना। टेम्परेचर से पहले अपन वॉल्यूम की बात करेंगे। दूसरा होता है अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, जो हमारी गैस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वही उसका वॉल्यूम है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि स्पेस, स्पेस occupied by the gas, space occupied by the gas is called volume। ठीक है, देखो अगर मैं गैस के बारे में करूं तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मतलब जिस कंटेनर में भी वो रखी गई है वही उसका क्या हो जाएगा, गैस। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो कंटेनर क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, है ना। मान लो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, अब ये पूरा जो इसका जो तुम्हारा क्या है, 5 लीटर का कंटेनर है। मैंने इसमें कुछ गैस डाली तो इस वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 5 लीटर। ठीक है, अब मान लो मैं एक दूसरा सिस्टम लेता हूँ, दूसरा कंटेनर है। अब इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, कुछ सामान रखा हुआ है। तो 1 लीटर मैंने पानी डाला हुआ है, समझ लो इसमें, है ना, 1 लीटर। तो इसका जो अब वॉल्यूम ऑफ जो गैस होगा वो कितना हो जाएगा, 5 लीटर का था ये स्टार्टिंग में। अब 5 - 1 बराबर 4 लीटर। तो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे 5 - 1, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस, यानी कि वो स्पेस जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूम सकते हैं उसको हम वॉल्यूम ऑफ द गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर ने इतना स्पेस तो वाटर ने घेर रखा है 1 लीटर वाला, तो वहां पर तो गैस के मॉलिक्यूल जाएंगे नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, 4 लीटर। समझ में आती बात? तो इस तरीके से, तो किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम हो सकता है, इरेस्पेक्टिव कि ये हमारा जो कंटेनर है वो क्या होना चाहिए, खाली। ठीक है, चलो, तो ये हो गई अपनी वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम की बात हो गई। चलो, अब हम बात करते हैं प्रेशर। नई जो प्रेशर नहीं, टेम्परेचर की बात करते हैं। प्रेशर लास्ट में करेंगे, थोड़ा नया सा है टर्म। तो टेम्परेचर, तीसरा हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ और कोल्डनेस। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कितनी कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ना, उसकी डिग्री को हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, देखो टेम्परेचर की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो हम इसको मेनली 3 यूनिट में देखते हैं। एक डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और होता है केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं होती। ठीक, तो 3 अपने ये यूनिट्स हैं टेम्परेचर के, जो अपन को देखने को मिलेंगे, और जो हमें मेनली हम केल्विन को यूज करते हैं पूरे चैप्टर, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अपने में।
ठीक है। तो अगर केल्विन को यूज करते हैं और मान लो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो कन्वर्जन के लिए अपन क्या करते हैं, तो मैं तीनों का कन्वर्जन लिख देता हूँ कि मान लो अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो -0/100 विल बी इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट माइनस, नहीं इसको केल्विन लिख लेते हैं पहले, वो इजी रहेगा। हाँ, केल्विन -273/100 इज इक्वल टू फॉरेनहाइट माइनस डिग्री फॉरेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं पूरा। तो इसको अपन कर देते हैं थोड़ा डिब्बे में बंद, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये अपने को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये वाली चीज है, ये अपने को याद रहनी चाहिए। और मान लो अपन क्या करते हैं, सेल्सियस से केल्विन की बात थी, तो डिग्री सेल्सियस -0/100 किसके बराबर है, केल्विन -273/100। तो 100 से क्या गया 100, जीरो तो कुछ नहीं है। तो अगर अपने को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो केल्विन कितना हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल लें, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं चलो ना। एग्जांपल है कि मान लो अपना टेम्परेचर अभी कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, अपने इसको इसको केल्विन में बदलना है, तो कैसे करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब केल्विन है डिग्री सेल्सियस कितने में दिया हुआ है 27 प्लस 273, तो कितना होगा ये 300 केल्विन। इस तरीके से अपन टेम्परेचर्स को नाप सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गई अपनी टेम्परेचर की बात। बात करते हैं तुम्हारा प्रेशर वाली बात। लास्ट में अपना प्रेशर आ ही गया है। इसका नंबर बताओ जरा कितना था, पहला प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अब चौथा है पहला था मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और ये प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। किसी पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो इसको अगर मैं P से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा F/A। ठीक है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट अपने को पता हो तो क्या होती है, न्यूटन, है ना। और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गई फोर्स की यूनिट। बट ये कहाँ पर है, ये एम के एस सिस्टम में है। ठीक है, एम के सिस्टम में है। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो वो होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गई सीजीएस। ठीक है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ से मेरे को अगर ये बताओ तुम लोग कि यहाँ से अगर मैं पूछूं कि एक न्यूटन पर, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो तुम बता सकते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू किसके बराबर, 10⁵ डाइन। कैसे बता सकते हो, इससे कैसे बता सकते हो, क्यों, न्यूटन की जगह अगर मैं 10⁵ डाइन लिख दूं तो मीटर स्क्वायर की जगह अपने को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जो कि कितना होता है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हुआ 10, है ना, तभी तो आएगा अपना 10⁵ टाइम। समझ में आती बात, चलो ये हो गई अपनी प्रेशर की यूनिट। देखो लेकिन अपन जो मेनली इस चैप्टर में बात करते हैं यूनिट की, प्रेशर की यूनिट की, तो अपन बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 180, वन नहीं मतलब एटीएम, है ना। अब मैं कुछ कन्वर्जन बताऊंगा जो एटीएम में अपने को कन्वर्ट करने को देंगे। ठीक है, एक एटीएम हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स अपने को देखने को मिलती हैं। जैसे एमएम ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये आ जाएगा, इसको एटीएम में बदलना होगा तो अपने को पता होना चाहिए कुछ कन्वर्जन जिसके बारे में, जैसे 1 एटीएम इसके किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ एचजी, 760 mm ऑफ एचजी। ठीक है, अगर इसके बाद हम करें मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, और
और होता है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टोर, है ना, टोर की यूनिट हो गई। एक हो गया अपना 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, पीए। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इसको बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं क्या करूं, ये 10⁵ को क्या लिख लूं, 10⁵ इंटू 10⁵2, तो ये क्या हो जाएगा, किलो पास्कल, है ना। देखो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, 1.01325 इंटू 10⁵2 इंटू 10⁵3 पास्कल, है ना, न्यूटन मीटर। तो ये कितना हो गया, 10⁵3 पास्कल यानी किलो पास्कल। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, किलो पास्कल। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, किलो पास्कल, किलो पास्कल। तो ये कितना हो जाएगा, 101.325 किलो पास्कल इन 1 एटीएम। ठीक है, और और एक यूनिट होती है बार, उसमें क्या कन्वर्जन होता है, 1.01325 बार। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। समझ में आती है बात। चलो ये तो हो गई अपनी प्रेशर की बात। अगर मैं इसके रिगार्डिंग कुछ कन्वर्जन कराऊं, है ना, जैसे कि अपना पहला कन्वर्जन होता है, तुमको क्या करना है, सबको एटीएम में कन्वर्ट करना है। ठीक, एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो पहला क्वेश्चन है 57 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मरकरी, इसको क्या करना है, एटीएम में कन्वर्ट करना है। अगर अपने को टेबल याद है तो अपन बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी किसके बराबर है, 1 एटीएम के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी किसके बराबर हो जाएगा, 1/76 एटीएम। और अपने को निकालना कितना है, 57। 57 कितने किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 57/76 एटीएम। सिंपल यूनिटरी मेथड, है ना। या फिर डायरेक्टली करना हो तो क्या करना है, 57 सेंटीमीटर ऑफ एच जी डिवाइडेड बाय 76, क्योंकि सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ये अपने को क्या दे देगा, एटीएम में प्रेशर। तो ये इसको 19 से कट कर सकते हैं, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, यानी 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं किसकी, एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं 180 380 टोर। 380 टोर, इसको क्या करना है तुम्हें, एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो अपने को पता है कि 1 एटीएम, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि इस तरीके से लिख लो, इजी रहता है, 760 टोर किसके बराबर है, 1 एटीएम। तो मेरे को 380 निकालना है। तो 380 कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से पहले एक के लिए निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा, 1/760। फिर 380 के लिए इंटू इंटू 380 कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हो गई अपनी प्रेशर की बात। समझ में आती है बात। एक और कर लो, चलो एक और कर लेते हैं, छोटा सा कन्वर्जन है, 190 mm ऑफ एच जी, 190 mm ऑफ मरकरी, इसको अपन क्या करेंगे, एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या बताया, शॉर्टकट है, सीधा किससे डिवाइड कर दो, जैसे 190 mm ऑफ एच जी, 1 एटीएम में कितने होते हैं, 760, तो 760 से डिवाइड, 190/760 कितना हो गया, 19 1 जा 19, 19 4 जा 76, तो 0.25 एटीएम। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आती बात। चलो नेक्स्ट जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है और लास्ट है वही, वो है हमारी डेंसिटी। क्या हो जाती है अपनी, डेंसिटी। ठीक है, 5वां नंबर है उसका, डेंसिटी। अब देखो गैस की डेंसिटी को अपन दो उसमें नापते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी होता है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक, अगर मैं बात करूं किसकी, एब्सोल्यूट डेंसिटी की, कितना, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी अगर मैं गैस के लिए कर रहा हूं
तो ये होता है D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये अपने को पता पड़ जाएगा जल्दी से ही आगे जब हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, तब उसको डराइव भी करेंगे। अच्छा, यूनिट की बात बताओ, ग्राम पर एमएल, है ना। मास अगर ग्राम में ले रहा है तो वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे, ग्राम पर एमएल यूनिट हो जाएगी। दूसरी होती है अपनी रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी अपन स्टोइकियोमेट्री में पढ़े हुए होते हैं। ये क्या होता है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस, है ना, एट सम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेफरेंस गैस ऑफ रेफरेंस डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, है ना। तो ये कितनी हो जाती है अपनी मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बाय 2। कैसे हो रहा है ये, वही मैं बता देता हूँ। देखो, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। ठीक है, एक रेफरेंस रिलेटिव अगर निकालें तो कुछ ना कुछ रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ गैस तो कैसे निकालते हैं अपन, एब्सोल्यूट डेंसिटी पीएम अपॉन आरटी। तो ये हो गया प्रेशर इनटू मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन आरटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, जो अपने को पता होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे अपन अगर कुछ नहीं दिया हो तो हाइड्रोजन को रेफरेंस गैस लेते हैं, तो पी एम अपॉन आर टी, है ना, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो पता रहेगा, नहीं तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो प्रेशर सेम है, कट गया, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हुआ, मोलिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ H2, तो मास डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो होता है मोलिकुलर वेट। ये हो गए अपने मेजरेबल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली थी अपनी, पहला था अपना मास, उसके बाद हमने बात की किसकी, वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम में के अगर कुछ कन्वर्जेंस की बात करूं, तो अगर जैसे 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब को अपन कितना लिखते हैं, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर यानी 10 डेसीमीटर, तो मीटर क्यूब है तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, तो 10⁻³ यानी 10⁻³ लीटर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर यानी 1000 ml, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 ml। और 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो 10⁻6 ml इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम क्या लिखते हैं, सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बहुत बार तुम लोग को डेंसिटी को देखने को मिलेगा कि 1 ग्राम पर सीसी, है ना, तो ये सीसी क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इसको तुम 1 ग्राम पर ml इस तरीके से लिख सकते हो। बात आती है समझ में, तो ये हो गई वॉल्यूम। उसके बाद अपन ने बात करी किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। उसके बाद अपन बात करी प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पांचवा हमने बात करा है किसका, डेंसिटी, डेंसिटी की हमने बात करी, तो डेंसिटी भी हो गई अपनी। तो ये हो गए अपने 5 मेजरेबल प्रॉपर्टीज। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उसमें बात करेंगे गैस लॉज के बारे में। सुना होगा थोड़ा बहुत, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्सचेक लॉ, इन सब के बारे में बात करेंगे। इनके ग्राफ्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस क्या एडवांस तक में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।